अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वाइज में खुश आमदीद। प्रोग्राम में सबसे पहले ज़िक्र हज का। आज नाज़रीन जो रुकन आज़म है हज का वकूफ़ अरफ़ात वो अदा किया जा रहा है और आज कोई 25 लाख फ़ज़ान तौहीद मैदान अरफ़ात में क़याम कर रहे हैं और ये पहली बार नाज़रीन के कोविड रिस्ट्रिक्शंस के बाद इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान हज का फ़रीज़ा अदा कर रहे हैं। इसके साथ हम नाज़रीन अब कुछ ज़िक्र करते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का। कभी लंदन तो आजकल दुबई पाकिस्तान की सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सदूर वहाँ पे मौजूद हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब मौजूद हैं वहाँ पे, आसिफ अली ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मरियम नवाज़ साहिबा। और कहा यह जा रहा है कि अब असम्बलियों की तहलील, आइंदा इंतखाबात और सीट एडजस्टमेंट को लेकर दीगर अमूर के ऊपर गुफ्तगू वहाँ पर हो रही है। कुछ मामलात तय पा चुके हैं और कुछ अभी होना बाकी हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ अगेन मौजूद हैं पाकिस्तान की सियासत के मोतबर नाम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर पहले तो इससे पहले कि हम दुबई की बैठक का पूछें, लंदन में एक बैठक आपकी भी हुई है सर, क्या बातें हुई हैं कि आपस में बातचीत होती है, मशावरत करते हैं, बहस होती है इशूज़ पर। ये जाती मुलाकात थी। लेकिन दो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जब बैठते हैं तो सर वो आम गुफ्तगू थोड़ी होती है, कुछ तो ऐसे मामला तो मांगा होगा। 35 साल का ताल्लुक है, एक दोस्ती है। अच्छा, तो वो बातचीत तो हर किस्म की होती है जब सियासतदान बैठते हैं, लेकिन वो बातें पब्लिकली आप कर नहीं सकते, ना करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन यकीनन मुल्क की सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, हुकूमत के मामलात, इलेक्शन, सियासी पस मंज़र, ये सब चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब मुल्क की हालात से खुश थे कि अब चीज़ें बेहतर हो गई हैं, या मुतमईन थे या परेशान थे? क्योंकि नहीं, यकीनन हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है। अच्छा, उस पर दूसरे लोग तो तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा हकाइक पसंदी से इन मामलात को देखना चाहिए। अच्छा, तो आपके ख्याल में परेशानी है उनको थोड़ी बहुत कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो इतनी कोई अच्छी नहीं है? नहीं, परेशानी देखें, मुल्क के हालात जब मुश्किल में हों तो आप परेशानी उस हवाले से होती है, लेकिन परेशानी का मुकाबला भी पॉलिटिकल लीडरशिप ही करती है। और आपने कोई मशवरा दिया है कि मुल्क के हालात को बेहतर करने के हवाले से जो आपका पीस ऑफ एडवाइस वो ये है? नहीं, मुशावरत तो होती है, तो आप अपनी बात करते हैं, वो सुनते हैं, वो अपनी बात करते हैं, ऐसे ही होता है। तो पिछले दिनों सर मुस्लिम लीग नून ने अपनी क़यादत को फिर से चुना है, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इज्तिमा था वहाँ पे। मेरा ख्याल में बतौर जर्नलिस्ट हम और नून लीग के कारकुन भी शाहिद खाकान अब्बासी को मिस कर रहे थे। जी, मैं उस दिन यहाँ था नहीं, मेरी फ़्लाइट थी, बाहर जा रहा था मैं। अच्छा, उस दिन यहाँ था नहीं। बट सर वोट को इज्जत देना तो सारे हर काम से ज़्यादा मोतबर होता है। नहीं, मेरा वोट था वहाँ पे, मैं उस दिन खैर बिला मुकाबला ही मुंतखब हो गए। ये सियासी जमातों में वोट की गुंजाइश नहीं आती। अच्छा, ये बहुत कम, दुनिया में बहुत कम होता है, कंसेंसस से मामला। लेकिन आप जैसे सीनियर शख्स को कोई ओहदा मतलब है कि आपको रेस्ट का मशवरा दिया गया या आपने ख्याल है कि नहीं अब बाकी लोगों को मौका मिलना चाहिए? नहीं, दूसरों को मौका मिलना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था कि जब भी एक पॉलिटिकल चेंज आएगा, हम पुराने लोग हैं, नवाज शरीफ साहब के साथी हैं। अच्छा, अब एक नई जनरेशन आ रही है तो उनको मौका मिलना चाहिए। सही। और वैसे भी मैं कभी जमात के ओहदे रखने का कायल नहीं रहा। मेरे ख्याल हम जो लोग पार्लियामान में बैठते हैं उनको दूसरों को मौका देना चाहिए कि जमात के ओहदे उनके पास हों। बट पार्टी सदर भी पुराने, सेक्रेटरी जनरल भी पुराने, तो नए लोग तो आ नहीं सके ना सर? नहीं, आ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आ जाते हैं। हर रोज तब्दीली नहीं आती। अच्छा, आहिस्ता 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 आहिस्ता। लेकिन सर कुछ अब दुबई की बैठक सर, इतना बड़ा इज्तिमा, बड़ी तवील मुलाकातें वहाँ पे, आसिफ ज़रदारी साहब की, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की, तो लगता है कि वहाँ पे अब डिसाइड हो गया है कि इलेक्शन कब होने जा रहे हैं? कोई थोड़ा बहुत आपसे भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है कि क्या? नहीं, मुझसे मेरा कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन ये मामूल की मुलाकातें हैं। कोलिशन गवर्नमेंट है, सही, जो लोग इस मीटिंग्स में हैं वो सब कोलिशन में पार्टनर्स हैं। सही। और इससे पहले भी जब पीडीएम की मीटिंग्स होती थी, उसके अलावा भी 6-6, 8-8 घंटे की मीटिंग्स भी रही हैं। सही। ये मुशावरत बड़ी ज़रूरी होती है और ये मौका मिल गया कि फेस टू फेस जो बातचीत होती है वो फिर आप टेलीफोन पे या जूम पे नहीं कर सकते, तो अच्छी बात है। डिस्कशन हो जाएगी, हार्ट टू हार्ट हो जाएगी, अगले मामलात कैसे तय होंगे उस पर बातचीत हो जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है ज़रूरत ये है कि आगे का रास्ते का तयन करना बड़ा ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि इस मीटिंग से
कम से कम ये रास्ता ज़रूर निकलेगा कि मुल्क में एक डायलॉग हो जिसमें मुल्क के मामलात की बात हो, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे बैठें और जो आगे का रास्ता है उसका वे फॉरवर्ड का तयन करें, वरना इलेक्शन से आपको नताइज नहीं मिलेंगे। लेकिन इनफैक्ट हम तो आपको बार सुन चुके हैं कि आप ये कहते हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए। जी बिल्कुल, ये चॉइस नहीं है। देखिए ये जो एक तासुर पैदा हो गया है और हर जगह ये सवाल किया जाता है, इलेक्शन में कोई चॉइस नहीं है आपके पास। अच्छा। इलेक्शन आइन में लिखा हुआ है कब होने हैं, कैसे होने हैं और वो उसी वक्त पर होंगे। और आपके जो पार्टी कायद में नवाज शरीफ हैं वो भी आपकी राय से मुत्तफिक हैं? जी बिल्कुल, वो आइन से मुत्तफिक हैं। मेरी ये राय नहीं है, ये आइन है। अच्छा, वो भी चाहते हैं कि जो वक्त है उसी के पे हो। जी, आइन के मुताबिक। अच्छा, आइन के मुताबिक जो इलेक्शन लड़ा है आइन के मुताबिक लड़ा है, तो आइन के मुताबिक ही इलेक्शन होंगे। और अगर मैं ये जानना चाहूँ कि अगर जो खदशात का इजहार किया जा रहा है कि शायद वो सेंसस को या किसी और वजह को बुनियाद बना के इलेक्शन को थोड़ा सा आगे ले जाया जाए, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ऐसी किसी ऑप्शन के लिए तैयार नहीं है? नहीं, मुझे इसका पता नहीं है कि अगर ये इलेक्शन कमीशन फैसला करता है कि इस वक्त इलेक्शन पॉसिबल नहीं है तो इलेक्शन आगे जा सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये फैसला इलेक्शन कमीशन ही कर सकेगा। उसमें भी हुकूमत की टर्म एक्सटेंड नहीं होती है, केयर टेकर सेटअप जो है वो एक्सटेंड हो जाता है। और मुस्लिम लीग को ये कबूल होगा अगर कोई ऐसी ऑप्शन आती है? नहीं, हमारे पास चॉइस नहीं है ना, ये मेरी चॉइस नहीं है जी। और सर अब जरदारी साहब इनफैक्ट आपके कोलिशन पार्टनर हैं और कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में भी चाह रहे हैं कि ताल्लुकात ज़रा अच्छे रहें, तो पंजाब के अंदर सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है। बस बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर आपको लगता है कि एक अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है और इसको आगे भी बढ़ना चाहिए? और अगर वो चाहते हैं कि बिलखसूस कुछ उनके जो सीनियर सियासतदान हैं, कमर जमान कायरा साहब, राजा अशरफ साहब, इसी तरह गिलानी साहब, या बाकी जो ख़ानदान के लोग हैं, इन लोगों को सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में पार्लियामान में लाना चाहिए, तो बड़ा अच्छा फैसला होगा ये। देखिए, ये पहली दफ़ा है कि दो जो पुरानी जमातें हैं वो 5 साल इकट्ठी रही हैं, अपोजिशन में भी और फिर अदम एतमाद करके हुकूमत में भी। तो अगर वो ये देखते हैं मुस्तकबिल में कि जो भी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, कोई जनरल सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है या उनकी जो इलेक्टोरल स्ट्रेंथ पंजाब में है वो कम है। तो जो चंद लीडर्स हैं अगर उसको इजहार किया, मुझे नहीं पता उन्होंने इजहार किया या नहीं किया, तो ये एक अच्छा मुनासिब फैसला होगा कि उनको एडजस्टमेंट दी जाए ताकि एक कोलिशन का माहौल बरकरार रहे। आगे भी कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी। अच्छा, मैं नहीं समझता हूँ कोई जमात भी अक्सरियत ले पाएगी। और आपके ख्याल में ये कोलिशन गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी नून लीग की भी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, जैसे अभी है। अच्छा, ये भी कोलिशन गवर्नमेंट है, एक एक्सपीरियंस है, तो ये हुकूमत बन सकती है। तो कुछ इस हवाले से हो रहा है कि इंतखाब को भी मिलकर लड़ा जाए ताकि इस बात को मेक श्योर किया जाए कि अगले सेटअप में भी वही जमातें हों जिस वक्त बैठी हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आप एक इलेक्टोरल अलायंस बना सकते हैं या वो बन सकता है, मुश्किल काम है क्योंकि जो वर्कर है, वोटर है, वो जनरली वोट देता नहीं है ऐसे अलायंस के अंदर, ये तजर्बा रहा है। सही। लेकिन मुकामी तौर पर अगर आप उम्मीदवार ना खड़ा करें, जिस तरह कायरा साहब हैं, वहाँ पर एडजस्टमेंट हो जाती है, तो उसमें कुछ उम्मीद होती है कि वोटर वोट डाल देगा। सही। बट ये तो लगता नहीं है कि नून लीग के केक के हिस्से में से कुछ जाएगा? लूज तो आप करेंगे, तो पार्टी के अंदर ओवरऑल क्या एक राय पाई जाती है कि ऐसी कुर्बानी देनी चाहिए कि जिसमें लूज आप करें, विन कोई और करे, गेन कोई और करे? देखिए, हर जमात का एक कल्चर होता है। नून लीग का कल्चर रहा है कि उसने हमेशा कुर्बानी दी है। अच्छा। ऐसे मामलात में हकीकत है कि जब भी कोई ऐसा मामला आया तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उसमें लचक का इजहार किया। तो आपके ख्याल में अब भी लगता है कि शायद ऐसी कोई अरेंजमेंट्स होती हैं तो उस हवाले से मियाँ साहब बड़े दिल का मुजाहरा करेंगे? जी, मेरा ख्याल है इतनी लंबी चौड़ी एडजस्टमेंट नहीं है, ये चंद सीटें ही हैं जिस पर एडजस्टमेंट हो सकती है। और सर कुछ कहा जा रहा है कि शायद अब एक नया मिसाक मईशत, मिसाक जमहूरियत की बात भी हो रही है। जरदारी साहब, मियाँ साहब, आपको लगता है कि कुछ ज़रूरत है इस वक्त के रूल्स ऑफ द गेम को तय कर लिए जाएं? और अगर करने भी हैं तो ये फिर इस वक्त जो इक़्तिदार में बैठी जमातें हैं या पोजीशन में जो जमात है उसको भी आपका ख्याल है कि एंगेज करके लाना चाहिए, उनके साथ भी गुफ्तगू होनी चाहिए? देखिए, सही तरीका, ये बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसे होता है। मैंने सुना नहीं है लेकिन बातें हो रही हैं। लेकिन ये अब मिसाक से ज़रा बात आगे, मिसाक एक प्रिंसिपल का डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा। अब बात प्रिंसिपल्स की नहीं है, बात स्पेसिफिक्स की है कि आपने क्या क्या इक़दाम लेने हैं। और जो मईशत है वो आपके
सियासत से जुड़ी हुई है, सही, वो आपकी मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन से जुड़ी हुई है, सही, वो आपके मुल्क के जो गवर्नेंस का निज़ाम है उससे जुड़ी हुई है, जो अकाउंटेबिलिटी का हमने ये सो कॉल्ड निज़ाम रखा है इससे जुड़ी हुई है। सही। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको बड़े स्पेसिफिक स्टेप्स पर एग्री करना होगा, और उसमें अगर सारे सियासतदान शामिल हों तो ये मामला और आसान हो जाएगा। तहरीक इंसाफ भी? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ भी, तमाम सियासी जमातें जो हैं वो शामिल हों, तमाम स्टेक होल्डर शामिल हों। इसके अंदर फौज भी है, अच्छा, इसके अंदर जुडिशरी भी है। अच्छा, जुडिशरी भी आपके ख्याल में शरीक? जी बिल्कुल, ये देखिए सब असरअंदाज होते हैं। अगर मैं हुकूमत चला रहा हूँ और जुडिशरी हर चीज़ को स्ट्राइक डाउन करना शुरू कर दे, जो कि माजी में हुआ है, या जुडिशरी ये कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर को ना दे सके, आप मीशत चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर करना है कि वो डिलीवर कर पाएंगे जजमेंट्स टाइम पे, या वो रुकावट नहीं बनेंगे, जिस तरह आप हमारे मुल्क में हुआ है, रिको डिक के मामले हैं, दीगर मामलात हैं। तो ये सबको बातों को समझना पड़ेगा कि हमारे अमल से मुल्क की मईशत पर क्या असर पड़ता है। तो आपके ख्याल में अदलिया के रोल को रीडिफाइन करना पड़ेगा, अगर एंगेज करना भी है उनको? तो नहीं, रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है सबको, सिर्फ अदलिया को नहीं, सबको, सही, कि हमारे अमल से मुल्क में की तरक्की पर क्या असर पड़ता है। इस बात की में समझ मैंने कम देखी है इदारों में। सही, बट क्योंकि कुछ ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप सीट एडजस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं तो बार बार जिक्र, क्योंकि इलेक्शन का हो रहा है, तो सिंध में भी कुछ गुंजाइश पीपल्स पार्टी नून लीग के लिए निकाल रही है, कुछ हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है? देखिए, वो देखना पड़ता है, जहाँ भी आपकी एक इलेक्टोरल स्ट्रेंथ हो वहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसे माहौल में जहाँ पर एडजस्टमेंट हो रही हो कि नहीं इस सीट पर हम अपना आदमी खड़ा करके जितवा सकते हैं, वो आपको सपोर्ट दे देंगे। लेकिन उसमें अक्सर ये देखा जाता है कि लोकल सपोर्ट नहीं मिलती, वोटर या वर्कर सपोर्ट नहीं करता, मुकामी आपके लीडर बाहर आकर सपोर्ट नहीं करते, मुश्किल काम हो जाता है यकीनन। और सर, कुछ मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अदालत पे तो मामला चल रहा है, पहले से अटॉर्नी जनरल साहब को, जस्टिस मंसूर अली शाह पे कोई एतराज़ नहीं था, बाद में एतराज़ आ गया, बेंच छोटा से छोटा होता जा रहा है। बट अगेन हमें लग रहा है कि जिस तरह पंजाब में इलेक्शन को लेकर केस को एक तरह से पोलिटिसाइज़ किया गया और फिर पार्लियामान के अंदर डिबेट किया गया, आपको लगता है कि बुनियादी तौर पे एक सवाल तो है जिसका जवाब आना चाहिए, उसके ऊपर ज़रूर पॉलिटिकल स्टेटमेंट आएँ, बट आपके ख्याल में एक क्वेश्चन है जिसका जवाब और इस इशू को सेटल होना चाहिए, आपकी क्या राय है सर? नहीं, मुझे तो क्वेश्चन की समझ नहीं आती। देखिए, सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी, पहली बात है मिलिट्री कोर्ट्स हैं या नहीं है। वो कह रहे हैं 1952 के तहत जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है वो वाली, नई की बात नहीं कर रहे। जी, मैं वही उनकी क्या जुरिसडिक्शन है ये देखना पड़ेगा, जो आर्मी एक्ट के तहत उस वक्त के हैं उनकी क्या जुरिसडिक्शन है। यानी मसलन अगर आप एक फौजी तनसीबात पर हमलावर होते हैं तो क्या उनकी जुरिसडिक्शन में आता है? अगर आता है तो वहाँ ट्रायल हो जाएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तो कहते हैं कि आता है, बिल्कुल। अगर आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आप पे अप्लाई करता है या नहीं करता, ये देखने वाली बात है। तो सर, अगर आप जैसे सीरियन पार्लियामेंटेरियन अभी तक इस बात को समझ नहीं पाए, यकीनी तौर पे कानून तो मौजूद है किताबों के अंदर, बट क्या आपको लगता है कि सर मतलब है कि इस इशू को, इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट भी, तो गवर्नमेंट अभी तक कोई पोजीशन ले नहीं रही? नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है। देखिए, ये चीज़ें चैलेंज होंगी अदालतों में, ये तशरीह जो होगी आखिर जाकर सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। अच्छा, जुरिसडिक्शन की जो मामला है, और क्योंकि आम तौर पे अगर कोई फौजी अफसर या मुलाजिम उसके अंदर मुलव्वस हो और कोई सिविलियन उसे एसोसिएट कर ले तो फिर फौजी अदालतें, कोर्ट मार्शल ऑफेंस भी इसमें आता है। सही, जो फौजी अदालतें हैं वो क्या जुरिसडिक्शन है ये देखने वाली बात है। जिस तरह कल जो फौज के स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने कहा कि 102 लोगों की ट्रायल हो रही है। लोगों ने उसका ये तासुर लिया है कि जो लोग मे 9 के वाक़ में हैं उसमें 102 लोगों की ट्रायल हो रही है। जो मेरी समझ है वो उनकी बात नहीं थी, वो दीगर टेररिज्म के मामलात में जो लोग मुलव्वस हैं उनके लिए जो कोर्ट्स बने थे उनकी वहाँ ट्रायल हो रही है, ये मेरी समझ है। लोगों ने आमतौर पर तासुर लिया है कि मे 9 के जो लोग हैं उनकी ट्रायल हो रही है, इल्म ही नहीं है। सर, आखिर में क्योंकि सेगमेंट क्लोज कर रहे हैं, IMF प्रोग्राम आ रहा है कि नहीं आ रहा सर? कौन जी? IMF प्रोग्राम वापस आ रहा है? IMF प्रोग्राम में PM साहब ने मेहनत की है, उन्होंने कंडीशनैलिटीज़ जो है मीट करने की कमिटमेंट की है, और अब मुझे उम्मीद है कि हम वो कमिटमेंट पूरी करेंगे और IMF प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन ये जून 30 को वैसे भी ये ख़त्म हो रहा है, अब आपने अगले नेगोशिएशन में जाना है, उसके लिए इलेक्शन ज़रूरी है। ओह, इंटरेस्टिंग। शाहिद खाकान नवाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाजरीन।
IMF का प्रोग्राम गोया कि 30 जून को ख़त्म हो रहा है और इस प्रोग्राम की बहाली के लिए हुकूमत वक्त आखिरी कोशिश कर रही है। आज भी वज़ीर-ए-आज़म ने MD IMF से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है और कोशिश ये की जा रही कि स्टाफ लेवल तक आप वायदा हो जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी इशारे मिल नहीं रहे। इस दौरान में देखा है कि स्टेट बैंक ने जो शरह सूद है उसमें मज़ीद 1% इजाफा कर दिया और अब इसे बढ़ा के 21 से 22% कर दिया गया है। इस दौरान अगरचे पाकिस्तानी करेंसी की जो कीमत है उसमें इस्तेकाम नज़र आया, बल्कि इंटरबैंक जो रेट में डॉलर मज़ीद 72 पैसे सस्ता हुआ है, जबकि ओपन मार्केट में इसमें ₹1 की कमी हमें देखने को आई। माशी सूरत हाल किस तरफ जाएगी, कुछ उम्मीद है कि मामला बेहतर होंगे, इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद साहब, सरबराह हैं SDPI के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। क्या कहें सर, 215 अरब रुपए के नए टैक्स भी लगा दिए गए, पेट्रोलियम लेवी को भी 60 रुपये कर दिया गया, इंटरेस्ट रेट भी ऊपर ले गए हैं। अब तो आपका ख्याल क्या कहेंगे कि अब प्रोग्राम मिलने जा रहा है, हमें उम्मीद रखें हम? शराजी साहब, देर आए दुरुस्त आए। यही चीज़ें अगर हम पहले कर चुके होते हैं तो शायद आज रुपया भी बेहतर होता और इकॉनमी भी बेहतर होती। लेकिन चले, जो एक फंडामेंटल तब्दीली आई, आपने देखा प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात के बाद रातों रात स्टेट बैंक ने एक नोटिफिकेशन की, इंपोर्ट्स को जो रिस्ट्रिक्ट किया था वो कमर्शियल बैंक्स को अलो कर दिया, LCs को ऑनर करने का। बजट रिवाइज हो गया, इंटरेस्ट रेट रिवाइज हो गया, बजट में काफ़ी सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो थी वो निकल गई। अब जो लास्ट एक कांटा अटका हुआ है वो वही है रोल ओवर का। फाइनेंशियल इंश्योरेंसेस, क्या दोस्त ममालिक से इंश्योरेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर नहीं मिलती तो क्या वेवर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या IMF ये शर्त जो है ये वेव ऑफ कर दे, और अगर वेवर नहीं होता तो क्या ये सारे इकदाम अगले प्रोग्राम के लिए हमारे मददगार बनेंगे कि नहीं। तो इस वक्त ये 2-3 सिनेरियो बनते हैं। एक सिनेरियो ये है कि वेवर मिल जाए या रोल ओवर मिल जाए, ताकि जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है कम से कम वो 30 जून से पहले हो जाए, और अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट 30 जून से पहले हो जाता है तो नवा रिव्यू जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और IMF का बोर्ड अपनी नेक्स्ट मीटिंग में $1.2 बिलियन जो है वो दे देगा। अगर ये नहीं भी होता तो जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान को अगले माली साल में IMF के पास तो फौरी तौर पे जाना है, तो ये एक अच्छी बिगिनिंग होगी। IMF के साथ थोड़ी सी एतमाद साजी हो चुकी है, और अगर अगली हुकूमत या यही हुकूमत IMF प्रोग्राम के कंटूवर तय करना शुरू कर दे, अगर प्रोग्राम नहीं भी साइन करते, तो कम से कम जो आने वाली मुश्किलात हैं उनको थोड़ा रिड्यूस किया जा सकता है। सही, लेकिन डॉक्टर साहब इनफैक्ट अब इंटरेस्ट रेट्स को आपने पहले इतना ज़्यादा था, अब 1% उसमें इजाफा कर दिया गया है। साथ में पेट्रोलियम लेवी की बात की जाए, उसके अंदर भी 10 रुपये का इजाफा। इसी तरह 200 अरब रुपए, 215 अरब के नए टैक्सेस भी, वो भी सैलरीड क्लास के ऊपर ज़्यादातर हैं। तो एक तो इकॉनमी पहले इतनी स्लो डाउन है, आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो आपका ख्याल है इसका भी इम्पैक्ट आएगा, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो आपने टैक्सेस नए लगाए हैं, फिर साथ में पेट्रोलियम लेवी के अंदर इजाफा, तो इससे इन्फ्लेशन के फिगर्स कहीं ऊपर नहीं जाएंगे? देखिए, इस वक्त चॉइस क्या थी हुकूमत के पास। एक चॉइस ये थी कि सितंबर में मुल्क जो है वो दिवालियापन की तरफ जा रहा हो, दिवालिया हो जाए, और दूसरी चॉइस ये थी कि मुश्किल फैसले कर ले, जो कि मैंने पहले कहा कि लॉन्ग डिलेड थे। हाँ, ये फैसले जो है ये मुख्तलिफ हो सकते थे, यानी सैलरीड क्लास पर टैक्स लगाने की बजाय यही टैक्स जो हमारे पास जो 22 लाख रिटेलर हैं जो कमर्शियल कनेक्शन है जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी का, अगर उन पर कोई फिक्स टैक्स लगा दिया जाता, जो कि मिफ्ताह साहब ने लगाया था और बाद में उनको वापस लेना पड़ा मरियम नवाज साहबा के ट्वीट पे, तो अगर वो लगा दिया जाता तो शायद वहीं पे ये सारा डेफिसिट जो है पूरा हो सकता था। लेकिन अगर उन पर टैक्स नहीं भी लगाना था तो फिर आपके पास ट्रांसपोर्ट सेक्टर मौजूद है जो हैवीली अंडर टैक्सड है, आपके पास जो बड़े जागीरदार हैं उनकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो उस पर टैक्स लग सकता था। तो ये टैक्सेशन जो है इसको शायद थोड़ा ज़्यादा बेहतर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता था, बजाय इसके कि सैलरीड क्लास को ही टैक्स लगाया जाता रहे। बाकी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ज़ाहिर है कि जो बजट में रेवेन्यू के आदाद-ओ-शुमार और आप ही के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि बजट नंबर रिवाइज होंगे, ये रियलिस्टिक नहीं है, तो वो उसको थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने के लिए कहीं ना कहीं से रेवेन्यू जो है उसकी गुंजाइश पैदा करनी थी। अभी भी
एक्सपेंडिचर जो है वो कर्टेल किए जा सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि अगला प्रोग्राम मिलने से पहले एक दफ़ा फिर यह नंबर अभी रिवाइज हो रहे होंगे और इनमें दोबारा कुछ इसलाह होगी। लेकिन अगर हम एक आम शहरी की बात करें, आवाम की बात करें, तो उनके लिए तो ये गोरख धंधा है। महंगाई जो है, महंगाई का इम्पैक्ट इसी तरह से चलता रहेगा। इसी तरह से जो ग्रोथ है, ग्रोथ से मुतासर हो रही होगी यकीनन, और अगर ग्रोथ मुतासर होगी तो मुलाजमतें भी मुतासर होंगी। तो आवाम के लिए तो शायद ये साल उसी तरह का हो जैसा पिछला साल था, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इसमें आ सकती है अगर हम बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इनफैक्ट क्योंकि वक्त ख़त्म हो पे मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुई नाज़रीन, और कुछ और अरसा है जिसमें लोगों के लिए और मुश्किल फ़ैसले होंगे और उनको बेयर भी करना पड़ेगा। नाज़रीन, आज का शो यहीं ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा।